हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल कृतिका BLLB। स्टूडेंट्स, आज जो हम रूल डिस्कस करने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ इंस्टीट्यूट के, ये रूल थोड़े अलग हैं। हमने गोल्डन मिस्चीफ और लिटरल रूल को डिस्कस कर लिया है, जो कि लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों में पूछे जाते हैं। ये जो हम रूल डिस्कस करेंगे, ये केवल और केवल शॉर्ट में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये कम से कम आपके 4 से 8 नंबर का जरूर पूछा जाता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। इन रूलों में आपका एक या दो रूल जरूर आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको आता भी है तब भी इस वीडियो को देखिएगा, इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आप एग्जाम में आंसर लिखोगे कैसे। मैंने बहुत अच्छी तरह से इस क्या क्या आंसर इसमें लिखे हैं, जिससे कि अगर आपके एग्जाम में ये आते हैं, ठीक है, तो आप उनको लिखोगे उसी तरह से, तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप LLB या BLLB के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसमें हम आप लोगों के सभी सेमेस्टर के जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी के टॉप 15 क्वेश्चन बना के डालने वाले हैं, ठीक है। उनके नोट्स मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दूंगी और वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है। जिससे कि जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है कि हम इस कोई भी सब्जेक्ट है उसके लॉन्ग क्वेश्चन कितने पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और एग्जाम में कैसे लिखें, इन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होने वाला है आपके बहुत जल्द ही। इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। आज जो हमारा क्वेश्चन है ये पहला है सजातीय का नियम। इस तरह से मैंने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। मैंने 4 क्वेश्चन दिए हैं और इन चारों क्वेश्चनों में कोई 2 या 1 या 2 जरूर आएगा। तो आप देखते हैं कि अगर ये सजातीय नियम आ जाता है तो हम लिखेंगे कैसे इसका आंसर, ओके। एजेस्डम जनरस का अर्थ है उसी प्रकार का, अर्थात एजेस्डम जनरस से एक ही जाति का बोध होता है। इसका तात्पर्य यह है कि जहाँ किसी भाषा में विशिष्ट अर्थ वाले शब्दों के पीछे सामान्य शब्दों को लिखा गया है, तो उन सामान्य शब्दों की व्याख्या विशिष्ट शब्दों के संदर्भ में की जानी चाहिए। मीन्स ये जो सिद्धांत है, ये एजेस्डम जनरस का सिद्धांत है, ये क्या इसका तात्पर्य है उसी प्रकार का। मीन्स इसमें एक ही जाति का वो बोध होता है। किसी विशिष्ट शब्दों के पीछे अगर कोई सामान्य शब्द दिया गया है तो उस सामान्य शब्द का अर्थ उन विशिष्ट शब्दों से ही लिया जाता है। जैसे क्या कि यह नियम कोई विधि का सिद्धांत नहीं है, बल्कि व्याख्या का एक नियम है जो विधायिका की आशा या विधायिका की मंशा को समझने में सहायता करता है, जहां वह स्वयं में अस्पष्ट है, ठीक है। जहां विधायिका का आशय अस्पष्ट है, समझ में नहीं आ रहा है कि विधायिका का आशय क्या होगा यहाँ पर, तो वहां पर इस नियम को लगाया जाता है, ओके। और यहाँ पर क्या है कि जहां वह स्वयं में ही अस्पष्ट नहीं है तो विशिष्ट शब्दों के साथ इसका अर्थ लगाया जाता है। इसे ही सजाती का नियम कहा जाता है। जैसे ब्रेड, बटर एवं अन्य, तो जहां अन्य शब्द लिखा हुआ है तो इस सजातीय नियम के अनुसार ब्रेड बटर जैसी ही खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उससे लगाया जाएगा। यहाँ जो अन्य है ये एक सामान्य शब्द है और जो ब्रेड बटर है ये एक विशिष्ट शब्द है। तो विशिष्ट शब्दों के पीछे जो सामान्य शब्द दिया गया है, इस सामान्य शब्द का अर्थ इन विशिष्ट शब्दों से ही लगाया जाएगा, ओके। यहाँ पर आप कोई दूसरी चीज वस्तु नहीं लिख सकते हो, अन्य की जगह पे आप खाने पीने की वस्तुएं ही लिखोगे, क्योंकि एक से दो जो दो वर्ड दिए गए हैं आप इनसे समझ सकते हो। ब्रेड बटर मीन्स खाने पीने वाली चीजों की बात की जा रही है। अब इसमें हम एक क्रेज की डेफिनेशन लिख देते हैं, जिससे कि हमारा आंसर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने कहा है कि एजेस्डम जनरस को लागू करने के लिए, यानी सजातीय नियम को लागू करने के लिए एक निश्चित जातीय या श्रेणी का विद्यमान होना अनिवार्य है। जब तक कोई जातीय श्रेणी नहीं होगी तब तक इस सिद्धांत का प्रवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता है। सपोज यहाँ पे ब्रेड बटर एवं अन्य लिखा था, अगर यहाँ पर कोई एक शब्द लिख देते हो उसके बाद अन्य लिख देते तो आपको कैसे पता चलता कि इसमें कौन से शब्द लिखना है हमें, ठीक है। तो एक श्रेणी होनी चाहिए, एक जाति होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पता चल सके कि उन्हीं की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे अगर सपोज मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है, तो मोटर व्हीकल मोटरसाइकिल, साइकिल या कार, बसेस, ट्रक, इस तरह के वर्डों की एक सीरीज दे दी गई है। अब उसके बाद अन्य लिख दिया या आदि लिख दिया, तो वहां पे हम समझ सकते हैं कि यानी इन्हीं टाइप के जो मोटर व्हीकल हैं, ठीक है, व्हीकल्स की बात की जा रही है, कार की बात की जा रही है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने कहा है कि श्रेणी और जाति का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो फिर इस सिद्धांत के प्रवर्तन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अब इस पर हम एक केस देखेंगे, मेसर्स पप्पू स्वीट एंड बिस्किट वर्सेस कमिश्नर ट्रेड टैक्स। ये जो मामला हुआ था, इस मामले में राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना में शब्द मिठाई, रेवड़ी, गज्जक और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं,
ठीक है। इसी प्रकार की अन्य वस्तुओं में प्रयुक्त शब्द को टाफी, जो टाफी था उस शब्द को माना जाएगा या नहीं। इस मामले में क्या हुआ था, जो राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी, उसमें कुछ शब्दों का लिखा था, कुछ शब्दों का उल्लेख दिया गया था, जैसे मिठाई, गज्जक, रेवड़ी, इन शब्दों का उल्लेख दिया गया था। उसके बाद में लिख दिया गया इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं। तो अन्य वस्तुओं में अब वो कहा गया, प्रश्न यह उठा कि क्या क्या शामिल होगा। तो क्या टाफी इसमें शामिल होगा? तो इसमें उच्चतम न्यायालय ने इसका नकारात्मक उत्तर देते हुए कहा कि सामान्यतः देखा जाए तो मिठाई, रेवड़ी, गजक दुकानों एवं होटलों में तैयार की जाती है और साधारणतया व्यक्ति टाफी को मिठाई से भिन्न के संदर्भ में देखता है। ठीक है, यहाँ पर सजाती का नियम लागू नहीं होगा। मीन्स जो मिठाई है और गजक, रेवड़ी, ये होटलों में बनाई जाती हैं चीजें, दुकानों में बनाई जाती हैं। लेकिन जो टाफी, टाफी दुकान होटलों में नहीं बनाई जाती है, टाफी तो कंपनीज में बनती है। ठीक है, ये एक दूसरा तरह का मटेरियल है, तो इसलिए यहाँ पर सजाती का नियम लागू नहीं होगा। अब हम दूसरा जो देखेंगे नियम, अब ये हमारा है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। ये काफी इंपॉर्टेंट है रूल। ये पिछले 2-3 सालों में कई बार ये आया है, यहाँ तक कि पिछली बार ही ये आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या है सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन? जब किसी संविधि के उपबंधों में एक उपबंध के अर्थान्वयन से किसी दूसरे का अस्तित्व समाप्त होता हो या विरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही हो, ठीक है, तो वहां पर सामंजस्यवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। क्या है कि जब किसी संविधि का आप निर्वचन कर रहे हो, अर्थान्वयन कर रहे हो, तो वहां एक उपबंध का अर्थान्वयन करने से दूसरे उपबंध, जो उसका दूसरा उपबंध है, उसका अस्तित्व समाप्त हो रहा है, ठीक है, या उनमें दोनों में विरोध है, तो वहां पर इस प्रकार से हमें अर्थान्वयन करना चाहिए, निर्वचन करना चाहिए कि उनमें सामंजस्य बना रहे। ओके, जब किसी संविधि में दो ऐसे उपबंध हो जिनमें एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित न किया जा सके, तब उनका निर्वचन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि यदि संभव हो तो दोनों उपबंध प्रभावी हो सके। ठीक है, मीन्स क्या बताया गया कि जब कोई दो उपबंध हो जिनमें विरोध हो रहा हो और जिनमें सामंजस्य स्थापित न किया जा सके, तो कोशिश करनी चाहिए कि दोनों ही उपबंधों को प्रभावी बनाया जाना चाहिए, यानी इस प्रकार से निर्वचन करना चाहिए कि दोनों ही उपबंध प्रभावी हो। ओके, और इसी को सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन कहा जाता है, यानी उपबंधों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए जब अर्थान्वयन किया जाता है तो इसी को सामंजस्य अर्थान्वयन कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें जो न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने, इन्होंने क्या कहा था कि यदि धारा एवं उपधारा के मध्य सामंजस्य करना हो तो यह स्मरण रखना चाहिए कि उपधारा का उपबंध मुख्य धारा का भाग होता है। ठीक है, ये जो उपधारा जो होती है, इसका जो उपबंध होता है, ये मुख्य धारा का ही भाग होता है और समुच्चय संविधि का अभिन्न अंग होता है। इसलिए इन्हें निर्वचन करते समय जहां तक संभव हो विरोधी भावों में समझौता करते हुए विरोधों का परमर्जन यानी समाप्त करना चाहिए, हटाना चाहिए। इसमें कहा गया कि जो धारा, अगर क्या कि धारा और उपधारा के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित करना हो तो यहाँ पर ये याद रखना चाहिए कि उपधारा का जो उपबंध होता है वो धारा का ही भाग होता है, उनका जो समुच्चय होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, समस्त संविधि होती है। ठीक है, समस्त संविधि का अभिन्न अंग होता है, तो इसके लिए इन पर क्या कि सामंजस्य स्थापित करते हुए इनका निर्वचन करना चाहिए। उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि जब दो उपबंधों में विरोधाभास होने लगी तो न्यायालय का कर्तव्य है कि निरूपण के द्वारा विरोधात्मक गतिरोध को समाप्त करे, जिसके लिए सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का प्रयोग करना चाहिए। यानी जब दो धाराओं में विरोध उत्पन्न होने लगे, विरोधाभास उत्पन्न होने लगे, तो दोनों उपबंधों में सामंजस्य स्थापित करते हुए निर्वचन करना चाहिए। अब इस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसको देख लेते हैं। सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान का जो मामला है, इस मामले में इस मामले में क्या हुआ, न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने यह कहा था कि इन्होंने यह कहा कि संविधान के तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय, जो संविधान के तृतीय एवं चतुर्थ अध्याय संविधान के अंतःकरण है। ठीक है, जैसे कि संविधान के तृतीय अध्याय में मूल अधिकारों को कहा दिया गया है, उनका प्रावधान दिया गया है, और चतुर्थ अध्याय यानी चौथे भाग में दिया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसमें यह कहा गया कि इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए इनकी व्याख्या की जानी चाहिए। ठीक है, और इस तरह से व्याख्या की जानी चाहिए कि इन दोनों ही प्रभावी हो सके। इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक को हम हटा दें, एक को समाप्त कर दें, एक को कम प्रभावित करें। ठीक है, हमें इस प्रकार से निर्वचन करना चाहिए इन दोनों भागों का, उपबंधों का, कि दोनों ही प्रभावी हों, इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करते हुए करना चाहिए। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो मामला है, इस मामले में यह कहा गया कि इसमें यह कहा गया कि जहां किसी संविधि के दो उपबंधों में टकराव अथवा विरोधाभास हो, यथासंभव ऐसी व्याख्या का प्रयास किया जाना चाहिए
कि दोनों को प्रभावी अर्थ मिल मिल जाए, ठीक है, दोनों में सामंजस्य बना रहे। ओके, अब नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा लोप का सिद्धांत, जिसे हम कॉसस ओमिसस भी बोलते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कॉसस और ओमिसस। कॉसस का अर्थ होता है सावधानी बरतना चाहिए, ओमिसस का अर्थ होता है भूल। इसी प्रकार से कॉसस ओमिसस का अर्थ हो गया वह बिंदु या वाद जो संविधि में अंतर्निहित नहीं है, या कुछ स्थितियां या विशेष स्थितियां जो संविधि में शामिल होनी चाहिए थी लेकिन शामिल नहीं है, या उनका लोप हो गया है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम जिस बिंदु पर विचार कर रहे हैं वह उन शब्दों में फिट नहीं होता है, तो इसे हम ऐसी स्थिति में कॉसस ओमिसस का सिद्धांत कहते हैं, मीन्स लोप का सिद्धांत कहते हैं। ओके, मीन्स क्या है, जब भी न्यायाधीश किसी संविधि पर विचार कर रहे हैं या निर्वचन कर रहे हैं तो वहां पर विधायिका के द्वारा भूल हो गई है, या उस संविधि में भूल के द्वारा विधायिका ने कोई शब्द नहीं जोड़े हैं जो कि होने चाहिए, जो कि उसमें शब्द का उल्लेख होना चाहिए, अंतर्निहित होने चाहिए, लेकिन वो शब्द विधायिका के द्वारा नहीं जोड़े गए, कोई भूल कर दी गई, कोई गलती कर दी गई है, ठीक है, या जो जोड़े गए हैं वो फिट नहीं बैठ रहे हैं उसमें। तो यहाँ पर क्या कि लोप का सिद्धांत क्या कि लोप का सिद्धांत कहा जाता है, यानी क्या कि यहाँ पर न्यायाधीश को अधिकार है कि उस संविधि में जो लोप हुआ है उसकी पूर्ति करें, ठीक है, या नहीं है। इस पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी रही है। कई विद्वानों का मानना है कि न्यायाधीश को यह अधिकार नहीं है कि अगर विधायिका के द्वारा संविधि में कोई शब्द नहीं जोड़ा जाता है, गलती हो जाती है भूल से, अगर कोई गलत शब्द उसमें जोड़ दिया जाता है, तो विधायिका को, न्यायालय को यह अधिकार नहीं है कि उस ऐसी जगह में न्यायालय क्या कि वो लोप की पूर्ति करे, या उसमें जो शब्द नहीं दिए गए हैं वो अपने अनुसार उसमें जोड़े। ये न्यायालय का अधिकार नहीं है, ये विधायिका को सिर्फ अधिकार है कि अगर कोई संविधि में कोई शब्द नहीं जोड़ा जाता है तो वो विधायिका ही उसमें जोड़ सकती है, उस विधायिका ही उसमें हटा सकती है, न्यायाधीश इसमें कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर जस्टिस ओलिबर्न जो है इन्होंने कहा है कि न्यायालय का यह कर्तव्य नहीं है कि वह विधायिका की भूल को सुधारे। और एक लॉर्ड डेनिन थे, ठीक है, डेनिन भी थे, इन्होंने काफी, डेनिन ने तो काफी कहा था कि न्यायाधीश को यह अधिकार है कि अगर संविधि में कोई विधायिका के द्वारा भूल हो जाती है तो उस भूल को सुधारे, और वहां पर हाथ पे हाथ रख करके बैठे हुए वो सिर्फ विधि निर्माता को कोसता नहीं रह सकता है। एक न्यायाधीश उसमें उस भूल को सुधार सकता है, उसको भूल को सुधार करने का अधिकार है। लेकिन इस पर हाउस ऑफ लॉर्ड ने काफी आलोचना की थी उनकी, कि इस तरह से वो विधायिका के अधिकारों का हनन करेंगे, ठीक है। और भारत में एक केस है इसी पर, केशव जी खत्री वर्सेस आयकर आयुक्त के मामले में दिया गया कथन प्रासंगिक है। उन्होंने आंख बंद करके बिना सामान्य ज्ञान और तर्क का उपयोग किए हुए निर्वचन की आलोचना की। उन्होंने कहा अपने यहाँ जो इंडिया में जो एक केस है केशव जी खत्री वर्सेस आयकर आयुक्त, इसमें इन्होंने कहा कि ऐसा निर्वचन जो आंख बंद करके बिना सामान्य ज्ञान का प्रयोग करके किया गया हो, ऐसी इस निर्वचन की आलोचना की इन्होंने। और उनका विचार है कि संविधि के निर्वचन में यदि असुविधा, अर्थहीनता या रुकावट उत्पन्न हो रही हो तो ऐसे शाब्दिक नियमों से हटकर विशेष शब्दों के असामान्य अर्थ बताकर मामले के निपटारे में रचनात्मक रूप प्रदान करना चाहिए। इसमें उन्होंने कहा कि अगर किसी संविधि के निर्वचन में असुविधा, अर्थहीनता या रुकावट उत्पन्न हो रहा हो तो ऐसे शाब्दिक नियमों से हटकर, जो शाब्दिक नियम है, जो क्या कि सिर्फ शब्द को पकड़ के नहीं बैठना चाहिए, उस शब्द से हटकर हमें एक सामान्य ज्ञान लगाते हुए उनको एक थोड़ा क्या कि ऐसा अर्थ देना चाहिए जो कि उसमें फिट बैठ जाए, एक रचनात्मक अर्थ देना चाहिए, ठीक है, रचनात्मक रूप प्रदान करना चाहिए अपने तर्क का इस्तेमाल करके। जैसे तार्किक अर्थान्वयन, यही हमारा तार्किक निर्वचन के द्वारा अपना विवेक इस्तेमाल करके, सिर्फ शाब्दिक निर्वचन नहीं करना चाहिए, वहां पर विवेक इस्तेमाल करके ये देखना चाहिए कि वहां पर कौन शब्द फिट बैठ रहा है, ठीक है, उसी अनुसार उसका निर्वचन करना चाहिए। ये अपने यहाँ कहा गया था, ठीक है। अब इस पर हम नेक्स्ट जो हमारा रूल है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हित प्रदर्थान्वयन। जो हित प्रदर्थान्वयन है, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। ये क्या है कि विधि का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित रखना है, ठीक है, हम सभी जानते हैं कि विधि का उद्देश्य न्याय को सुरक्षित रखना है, और इस उद्देश्य के लिए न्यायालय को ऐसा निर्वचन प्रस्तुत करना चाहिए ताकि आगे भी उस न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। अतः इस नियम को उदार निर्वचन का नियम कहा जाता है। मीन्स जो विधि का उद्देश्य है वो न्याय को सुरक्षित रखना है, और इस उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके इसके लिए ऐसा निर्वचन किया जाना चाहिए जो आगे भी इस न्याय के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।
मैक्सवेल ने इस अर्थान्वयन के नियम को जो एक उसको क्या कि नियम कहने के बजाय इसको एक अर्थान्वयन की प्रवृत्ति कहना ज्यादा श्रेयस्कर समझा। ठीक है। अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में नीति निर्देशक तत्व निर्धारित किया गया है कि भारतीय संविधान में जो आप सभी जानते हो कि भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, और इसके अनुच्छेद 4 में क्या कि यह निर्धारित किया गया है कि न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति सहायता के लिए राज्य आवश्यक उपबंध बनाएगा। तो इसी पर एक केस था कि बी साह वर्सेस पीठासीन अधिकारी के मामले में गर्भवती महिला कर्मचारी के फायदे के लिए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 की धारा 5 का निर्वचन कर्मचारी महिला के हित में करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हितप्रद विधायन का उदार निर्वचन किया जाना चाहिए। यानी इसमें कहा गया जो भी हितप्रद अर्थान्वयन है, जैसे किसी कर्मचारी, महिला या किसी के हितों की बात की जा रही है उसमें, ठीक है, तो ऐसे क्या कि जैसे श्रमिकों के क्या कि हितों की बात की जा रही है, तो ऐसे जो विधान होते हैं उनका उनका क्या है, क्या उदार निर्वचन करना चाहिए। यानी उनका न्याय सुनिश्चित हो सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, इसलिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो हितप्रद अर्थान्वयन किया जाता है, ठीक है, इसी को उदार निर्वचन भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा, कुछ संविधियों की प्रकृति ऐसी होती है जो कि उदार निर्वचन की अपेक्षा करती है। ठीक है, ठीक है। अब कुछ हम संविधियां देखेंगे, कौन कौन सी ऐसी संविधियां हैं जो कि उदार निर्वचन की अपेक्षा करती हैं। शक्ति प्रदान करने वाली संविधियां, जो संविधियां शक्ति प्रदान करती हैं, तो वहां पर उनका उदार निर्वचन करना चाहिए कि ऐसे किसी व्यक्ति के साथ अन्याय ना हो, इस तरह से किसी को शक्तियां ना प्रदान की जाएं जिससे कि किसी दीनहीन व्यक्ति के साथ अन्याय हो जाए। उपचार प्रदान करने वाली संविधियां, जो उपचार प्रदान करती हैं, उनका भी उदार निर्वचन किया जाता है कि लोगों के हितों की रक्षा हो सके, उनको न्याय प्रदान हो सके। श्रमिक कल्याण संविधियां, जो श्रमिकों के से कल्याण से संबंधित हो, जो श्रमिकों के कल्याण से संबंधित होती हैं, ऐसी विधियों का भी उदार निर्वचन किया जाता है ताकि श्रमिकों के हितों को संरक्षित किया जा सके। कुछ करने कुछ करने को कहने वाली संविधियां, जो कुछ करने के लिए जो कहा जाता है किसी संविधि में, उसमें भी उदार निर्वचन किया जाता है कि किसी व्यक्ति से इस तरह से कोई कार्य न कहा जाए जो किसी व्यक्ति के अधिकारों से विपरीत हो या हितों को नुकसान पहुंचा रही हो। ठीक है। अब 5 नंबर में है न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित विधियां, जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित विधियां होती हैं, इनका भी उदार निर्वचन होता है। पुरानी संविधियां, जो पुरानी कोई संविधि है, इसका भी उदार निर्वचन ही किया जाता है। लोगों के हितों को संरक्षित रखते हुए, लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए जब निर्वचन किया जाता है, उसी को हितप्रद अर्थान्वयन कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से हितप्रद अर्थान्वयन में क्या होता है कि व्यक्तियों के हितों को सुरक्षा क्या कि जो न्याय प्रदान करने के व्यक्तियों को न्याय प्रदान किया जा सके, उनके हितों की सुरक्षा की जा सके, इस प्रकार से जो अर्थान्वयन किया जाता है उसी को हितप्रद अर्थान्वयन कहते हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।